लगातार आग का तांडव जारी है और भीषण गर्मी भी एक वजह हो सकती है। जब हम देखते हैं किस तरह के मामले ज्यादा सामने आते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि भोपाल से सामने आ रही है। नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां प्रदेश के 13 कॉलेज में नर्सिंग काउंसिल ने भेजी है, मार्कशीट लेने वाला कोई नहीं है। देखिए, हम आपको बता दें, मार्कशीट नहीं लेने वाले अधिकतर कॉलेज सूटेबल लिस्ट में शामिल है और जीएनएम फर्स्ट ईयर की भेजी गई थी मार्कशीट और स्पीड पोस्ट कार्ड से ये मार्कशीट भेजी गई थी। 13 कॉलेज पे नहीं मिले कोई भी जिम्मेदार अधिकारी। कैसे चलाया जा रहा है कॉलेज समझ लीजिए। मार्कशीट वापस किए गए। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल आई और नर्सिंग काउंसिल की तरफ से कॉलेज को निर्देश जल्द से जल्द भोपाल आकर कलेक्टर करे। और साथ ही देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, नर्सिंग कॉलेजों का जो फर्जीवाड़ा इस खेल पर बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ अनिल गौड़ मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, लगातार नर्सिंग फर्जीवाड़े में एक ऐसा खुलासा हो जा रहा है जो कई सवाल खड़े कर दे रहा है। 13 कॉलेजों को मार्कशीट भेजा गया लेकिन कोई है ही नहीं वहां पर मौजूद। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए रस्का, सही कहा आपने कि नर्सिंग फर्जीवाड़े में एक के बाद एक लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और ऐसा ही एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश के 13 कॉलेज थे। नर्सिंग काउंसलिंग ने यहां पर मार्कशीट भेजी थी उन कॉलेजों को, लेकिन वहां पर कोई लेने वाला नहीं था और वह मार्कशीट थी वो वापस पहुंच गई। इसी को लेकर ये पूरे मध्य प्रदेश की 13 कॉलेज हैं, जिनमें से 4 कॉलेज इसी ग्वालियर की हैं। ग्वालियर भी मार्कशीट भेजी गई थी, जीएनएम फर्स्ट ईयर की मार्कशीट थी, वहाँ कॉलेज में भेजी गई थी, लेकिन वहाँ कॉलेज में कोई नहीं मिला और वो मार्कशीट वापस पहुँच गई है। नर्सिंग काउंसलिंग ने निर्देश जारी किए हैं उन कॉलेजों को कि तत्काल इन मार्कशीटों को वहां भोपाल से लेने के लिए आए। तो कहीं ना कहीं एक संदेह के घेरे में है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नर्सिंग कॉलेजों को लेकर जो मामला लगातार चल रहा है कि जो कॉलेज सिर्फ कागजों में चल रही है, कागजों तक ही सीमित रह गई है, किसी के पास बिल्डिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो नर्सिंग कॉलेज है वो संदेह के घेरे में। यही कारण है कि जब यह मार्कशीट को लेने वाला कोई नहीं था तो सवाल इस पर उठता है, तो क्या नर्सिंग कॉलेज वहां पर संचालित हो रहा है, क्या नर्सिंग कॉलेज में कोई कर्मचारी मौजूद है या नहीं है। रस्का, बिल्कुल कई तरह के सवाल है और इस पर आगे जब जांच होगी तो और कई पहलू सामने आएंगे। अनिल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, तेलुगु देशम पार्टी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। जन सेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। विजयवाड़ा से केशरपल्ली आईटी पार्क पर आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी मौजूद रहे। साथ ही जेपी नड्डा, अमित शाह, चिराग पासवान और नितिन गडकरी भी समारोह स्थल पर शपथ ग्रहण समारोह में गवाह बने। तो वहीं साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और चिरंजीवी भी मौजूद रहे। तो आप तस्वीरें देखिए, ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें हैं। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार शपथ ले ली है और इसके साक्षी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। तमाम दिग्गज, तमाम केंद्रीय मंत्री इस दौरान पहुंचे और साथ ही साउथ के एक्टर रजनीकांत भी मंच पर नजर आए। जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में एक संबंध नजर आया, ये एक मजबूती का शपथ और साथ ही ये संदेश देने की कोशिश की इंडिया गठबंधन एक साथ है। तो चंद्रबाबू नायडू का सियासी सफर आपको बता देते हैं। शुरुआती पढ़ाई तिरुपति से पूरी की इन्होंने। लोकेश गारू गवर्नमेंट स्कूल से 10वीं 12वीं की पढ़ाई की और श्री वेंकटेश्वर आर्ट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। युवा कांग्रेस नेता के तौर पर राजनीति की शुरुआत की। 1978 में चंद्रगिरी में पहली बार विधायक बने। 1980 में एनटी रामाराव की बेटी नारा भुवनेश्वरी से शादी की। 1983 में विधानसभा चुनाव में टीडीपी प्रत्याशी से हारे थे, कांग्रेस छोड़कर टीडीपी ज्वाइन की। 1995 में एनटी रामाराव के खिलाफ बगावत की थी और विधानसभा में बहुमत साबित कर खुद सीएम बने थे। 2004 तक सीएम रहे हैं। साल 2014 में फिर से सीएम बने। 2019 में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी से हार गए थे। 2024 में फिर जीत दर्ज की है। भारत राज्यांगम पट्ल
तो देखिए, दूसरी ओर उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन मांझी भी आज शपथ लेने वाले और इस समारोह में प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। ऐसे में शपथ विधि स्थल के साथ ही राजधानी भुवनेश्वर में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। ऐसे में शपथ विधि स्थल के साथ ही राजधानी भुवनेश्वर में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए और इसके साथ ही निर्धारित शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर यातायात प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जनता मैदान में करीबन 30,000 लोग शामिल होंगे। उड़ीसा में भाजपा के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ कई बड़े नेता समारोह में शिरकत करने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 67 प्लाटून पुलिस बल तैनात किए गए हैं। जनता मैदान में सुरक्षा व्यवस्था की जांच आईजी प्रवीण कुमार करेंगे। डीआईजी सार्थक एयरपोर्ट और उमा शंकर दास ट्रैफिक के दायित्व को संभालेंगे और निगरानी रखेंगे और उसी तरह से 13 डीसीपी रैंक के अधिकारी तथा 18 एडीसीपी और 58 एसीपीएस और 94 इंस्पेक्टर सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व संभालते हुए नजर आएंगे। डॉग स्क्वाड की 3 यूनिट तैनात की जाएगी। बम निष्क्रिय दस्ता भी तैनात रहेगा और इसके साथ ही वाहनों की जांच प्रक्रिया भी तेज की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हीरा नगर में हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा का एक जवान शहीद हो गया। बेहद ही दुखद खबर है। शहीद कबीर दास सोइके छिंदवाड़ा के पुलपुलडोह में रहने वाले थे। हादसे में सीआरपीएफ के कांस्टेबल कबीर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और शहीद कबीर दास सोइके 2011 में सीआरपीएफ में शामिल हुए थे। हादसे की खबर मिलने के बाद उनके घर में शोक का माहौल है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इस पूरे मामले को लेकर दुख व्यक्त किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। तो वही चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। 13 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। भोपाल से निकलने वाली फ्लाइट जबलपुर होते हुए रीवा पहुंचेगी और रीवा से सिंगरौली भेजा जाएगा। सिंगरौली से फिर इसी फ्लाइट को वापस रीवा और रीवा से जबलपुर, जबलपुर से फिर भोपाल भेजा जाएगा। आपको बता दें कि रीवा जिले के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल रीवा से राज्य के अंदर के अन्य जिलों के लिए फ्लाइट का सफर शुरू किया जाएगा। प्रमुख सचिव पर्यटन प्रबंधन संचालक एमपी टूरिज्म बोर्ड ने इस संबंध में कलेक्टर रीवा को एक पत्र लिखा है और कहा है कि पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का संचालन प्रारंभ किए जाने के अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति व मीडिया कर्मियों को आमंत्रित करें व रीवा से आ रही फ्लाइट से पैसेंजर का स्वागत और सिंगरौली से रीवा जाने वाली फ्लाइट के पैसेंजर को बोर्डिंग पास प्रदान करें। इंदौर नगर निगम में फर्जी बिल घोटाले के बाद अब स्मार्ट सिटी में भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आ चुका है। देखिए, आपको बता दें कि महापौर पुष्पमित्र भार्गव के एक पत्र ने हड़कंप मचा दिया है। क्यों मचाई हड़कंप, वो भी विस्तार से बता देते हैं। पत्र में नियमों को ताक पर रखकर अफसरों द्वारा निजी कंपनी के अनुबंध 9 साल तक बढ़ाए जाने की बात कही गई है। महापौर ने ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त से मामले में जांच की मांग की है। बताते चले कि पूरा मामला 2021 का बताया जा रहा है। तो देखिए, खबर शाजापुर के शुजालपुर से है, जहां पर तहसीलदार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के पटवारी की 35,000 तनख्वाह रुकी हुई थी और जिसे रिलीज कराने के लिए पटवारी को 30,000 खर्च करने की नौबत आ गई। तहसीलदार और पटवारी के बीच फोन रिकॉर्डिंग वायरल हुई है और पटवारी महेश ने आरोप लगाया है कि 20,000 की रकम न देने पर उसे सरकारी कार्य के दौरान मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वही बात कर लेते हैं भिंड की, जहां पर फूफ कब्जे में दूषित पानी पीने की वजह से 70 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। 70 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं।
वहीं 2 बुजुर्ग समेत एक नाबालिग बच्ची की यहां तक की मौत हो गई है। वजह है दूषित पानी। बता दें कि सालों पहले बिछी पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज होने की वजह से लोगों के घरों तक दूषित पानी पहुंच रहा है, जिसके चलते लोग बीमार हो रहे हैं और इनके इलाज के लिए जिला अस्पताल इन्हें भेजा जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में स्वास्थ्य एवं नगरपालिका अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। शुरू होते हैं तब थोड़ा गंदा पानी आता है। गंदा पानी आने से कुछ लोग यहाँ बीमार हो रहे हैं, उनको उल्टी और दस्त की शिकायत हो रही है, कुछ को इन्फेक्शन हो रहा है। या किया क्या, बम्बे की सफाई नहीं हुई, इसमें से लाइनें हैं, पानी रुका हुआ है, जाम पड़ा है वो नाला पूरा, इसलिए वो लाइनों में पानी आता है और गंदा पानी आ रहा है। बाढ़ों में पानी हमारे बाढ़ में है, बहुत गंदा पानी आ रहा है। नाला का कना चौक है, नाले का गंदा पानी पाइपों में भर के आ रहा है, इसलिए लोग बीमार हैं, संक्रमित हो रहे हैं। यहाँ का नगर पालिका का अमला कोई ध्यान नहीं दे रहा है, नालों की सफाई नहीं है। तो देखिए, रीवा में सफाई कर्मियों की मौत के बाद एमपी सरकार का फैसला आ चुका है कि प्रदेश में अब मशीनों से होगी टैंक की सफाई। जो देखिए, सिवर टैंक की सफाई अब किससे की जाएगी? मशीनों से की जाएगी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं और नगर निगम आयुक्त और निकाय सीएमओ को ये निर्देश जारी किए गए हैं। रीवा हादसे के बाद ये फैसला लिया गया है, क्योंकि रीवा हादसे में 2 सफाई कर्मियों की मौत हो गई थी। सिवर की सफाई कर रहे थे और इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। देखिए, मृतकों के परिवार वालों को 30-30 लाख रुपए की राशि देने के निर्देश भी दिए गए हैं। और रीवा के बाढ़ सागर कॉलोनी में 2 सफाई मित्रों की एक घर के शिवर टैंक में सफाई के दौरान मौत हो गई थी। तो चलिए, ये रीवा की जानकारी तो हमने आपको दे दी। अब बात ग्वालियर की भी कर लेते हैं। ग्वालियर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक एक नहीं बल्कि 2 शादी एक ही युवक ने की है और उसके बाद दोनों ही पत्नियों को इस युवक ने छोड़ दिया है, जिसके बाद दोनों पत्नियों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और कार्रवाई की मांग की है। देखिए, एक युवक ने 2 पत्नी रखी, 2 औरतों से शादी की और उसके बाद दोनों ही पत्नियों को छोड़ दिया, और जिससे नाराज होकर दोनों पत्नियां पहुंच गई पुलिस थाने और मांग करने लगी जांच की, मांग करने लगी कार्रवाई की। उन्होंने मेरे से पहली शादी करी थी और मेरा एक बच्चा है 4 साल का, और मतलब मेरे को कोरोना टाइम में उन्होंने घर से निकाल दिया था। और अभी मैं 9 तारीख को, 9 जून की बात है, मैं अपने भाई के साथ उनके घर गई तो उन्होंने कहा कि तू पैसा लेके नहीं आई, तो इसलिए मैंने 1 साल पहले ये शादी कर ली है, दूसरी शादी। देर से शादी कर ली, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा था। उसने मुझे बताया नहीं, मेरे माँ बाप को भी नहीं बताया, धोखे में रख के शादी कर ली हमारे साथ। सीधे सीधे उसने 420 की है और अब हमसे बोलता है कि तू हमारा कुछ नहीं कर सकती। और थाने में जाते हैं सर तो हमारी एफआईआर नहीं हो रही, परेशान करते हैं वो, और वो पैसे वैसे भर देता है सर, ये मुझे जानकारी नहीं है। थाना बोड़ापुर थाना है, वहाँ जाते हैं, बोलते हैं कि झांसी रोड में जाओ। झांसी रोड में जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आप बोड़ापुर में जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो देखिए, डिंडौरी में चोरों ने कई घरों को एक साथ निशाना बनाया है और दीवारों में सेंध लगाकर चोरी का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस गश्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं मेहदवानी थाना क्षेत्र के सारस डोली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, बुर्का पहनकर ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी करने वाली बुर्का गैंग को इंदौर की सराफा पुलिस ने महाराष्ट्र के मालेगांव से गिरफ्तार कर लिया। इस गिरोह ने इंदौर के एक ज्वेलरी शॉप से, यानी एक ज्वेलर की दुकान से 15 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवर चुरा लिए थे, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। चेक किए गए ये सीसीटीवी कैमरे और 2 महिला चोर को गिरफ्तार किया गया।
वही ग्वालियर से एक ऐसा मामला सामने आया है। ग्वालियर से सामने आई फायरिंग की खबर, जहां पर मामूली सी विवाद पर दुकानदार और ग्राहकों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग शुरू हो गई। दो नकाबपोश बदमाशों ने दुकान के अंदर फायरिंग कर दी। तस्वीरें देख लीजिए, सीसीटीवी तस्वीरें भी वहां से सामने आई। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी हरकत कैद हो गई। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र का मामला है। ये ग्वालियर से कोई ऐसा पहला मामला सामने नहीं आया है जहां पर छोटी सी बात पर और छोटे से विवाद पर बंदूक निकल जाए। और ठीक उसी तरीके से फिर एक बार देखने को मिला है ग्वालियर में दुकान के अंदर फायरिंग की गई। दो नकाबपोश बदमाशों को पुलिस ने मामला इनके खिलाफ दर्ज कर लिया है और इनकी गिरफ्तारी भी जल्द संभव मानी जा रही है। तो देखिए, वहीं नए शिक्षा सत्र 2024-25 की शुरुआत होने को है और ऐसे में देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने किस तरह से स्कूलों में व्यवस्था की है। और इस बीच विस्तार न्यूज प्राथमिक स्कूल मुंगेली जिले का 16 बेला पहुंचे और जहां जान जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। और इन्हीं तमाम विषयों को लेकर विस्तार न्यूज़ की टीम ने इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उनके पालकों से यहां तक की बातचीत भी की। साथ ही शिक्षा विभाग के नए सत्र की तैयारियों का जायजा भी लिया। तस्वीरें देखिए, ये स्कूल लग रहा है आपको। हम मौजूद है मुंगेली ज़िले के ग्राम 16 बेला में, जहां आप देख सकते हैं जो स्कूल भवन है, नई शिक्षक सत्र चालू होते ही किस तरीके की यहां पढ़ाई होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भवन है पूरी तरीके से भवन जर्जर दिखाई दे रही है और जो ये सामने की स्थिति है, आप ऐसा लग रहा है सामने की स्थिति जो छूने से ही गिर जाएगी। कब से हालत है, बच्चे इसी हालत में पढ़ाई करते हैं? हाँ, इसी हालत में पढ़ाई करते हैं। तो 5-7 साल पुराना हो चुके जी। इसमें कभी मरम्मत होता है या कुछ होता है? अरे कहीं कहीं थोड़ा बहुत मरम्मत होता है यार, नहीं के बराबर। स्कूल की हालत कब से ऐसी है? बहुत दिन हो गए सर, ऐसी है। तो आप लोगों ने इसके लिए कभी सरपंच को या यहाँ टीचरों को बोला है? बोले हैं सर, ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे भाई, बोलते हैं। ये तो पूरा जर्जर हो गया स्कूल। यहाँ तो अभी बरसात में पानी टपके गए ऊपर से, छत से। हाँ। कब से स्कूल इसने हुए? 7-8 साल। 7-8 साल से इसने हुए। तो तुम मतलब टीचर मान ला बोला नहीं कभी बनवाए पर या कुछ चीज पर? हाँ। तो क्या बोलते टीचर मान? अभी नहीं है मन, अब अभी नहीं बना, बहुत दिन के बाद बने की थे। और पूरा वहाँ से तार में करंट मारता है। करंट मारते? हाँ। और बारिश वारिश होते तो कैसे रही थे? पूरा पानी पूरा किचकिच ले हो जाए। पानी किचकिच ले भरा जाते? ना तो यहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल है, ना ही कोई सूचनात्मक बोर्ड है। अब देखना ये है कि स्कूल खुलते ही क्या जो जिला प्रशासन है या शिक्षक विभाग है इस पर किसी और ध्यान देता है या इसी तरीके से किसी बड़ी दुर्घटना की इंतजार करेगा। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड से आ रही बड़ी जानकारी की। उत्तराखंड से टूरिज्म पर निकले 2 लुटेरों को इंदौर में एक बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया और बुजुर्ग के पास से बदमाश बैग छीनकर मौके से फरार हो गए हैं, जिन्हें इंदौर पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार कर लिया और जिनके पास से पुलिस ने एक मंगलसूत्र भी बरामद किया है। सिवनी के जमुनिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज भी किया जा रहा है। अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्सपर्ट ट्वीट किया है, पोस्ट किया है और दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। साथ ही सीएम ने पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश भी दे दिए हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में पटवारी ने नायब तहसीलदार पर कॉलर पकड़कर घसीटने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पीड़ित पटवारी ने अपने पटवारी संघ को अवगत कराया है। तो जिले सहित ब्लॉक अधिकारियों में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद एसडीएम ने पटवारी और नायब तहसीलदार के बीच समन्वय बनाने का प्रयास किया है, लेकिन पटवारी नहीं माने और कहा कि अगर दोषी नायब तहसीलदार पर कार्रवाई नहीं होती है तो सभी पटवारी कलम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे। बुरहानपुर में ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक कलयुगी मां ने नवजात के शव को
सिंधी बस्ती शमशान के पास झाड़ियों में फेंक दिया, जिसके बाद कुत्तों ने नवजात के शव को बुरी तरीके से नोच लिया और जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी और जहां मौके पर पुलिस पहुंची और शव को बरामद किया गया। गुना से सांसद नवनिर्वाचित होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा की सीट रिक्त घोषित हो गई और इस रिक्त सीट पर उपचुनाव होंगे। विधानसभा में संख्या के हिसाब से खाली होने वाली राज्यसभा की सीट फिर भाजपा के खाते में जाना तय है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी एक बार फिर जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवार तय करेगी। फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने दलित, ओबीसी और महिला कार्ड खेला था। इस बार ठाकुर या फिर ब्राह्मण कोटे से ये पद भरे जाने की संभावना ज्यादा जताई जा रही है।